नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1932 का जो खतियान है उसको लागू कर दिया गया है। अब ये जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल की गई है। सबसे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये खतियान लागू कर दिया गया और यह भी कहा गया कि इसके हिसाब से जिनके पास 1932 से पहले का खतियान है या उसके बाद का खतियान है वही लोग झारखंड के स्थानीय निवासी माने जाएंगे। इन सभी बातों में एक चीज गौर करने लायक है कि जिनके पास ये नहीं होगा उनका क्या होगा। मतलब अब जो है जो नौकरी है उसका इस पर क्या असर पड़ने वाला है। खतियान लागू होने के साथ साथ किसको कितना आरक्षण दिया गया ये भी ध्यान देने योग्य बात है। इसमें सबसे पहले ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला है। पहले किसे कितनी आरक्षण दी गई थी और अभी किसका कितना आरक्षण है उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले जो एससी वर्ग है उसको पहले 10% का आरक्षण था, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। एसटी का 26% था, इसे बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। ओबीसी का 14% था, जिसे बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो आरक्षण मिला है वो किसे मिला है? ओबीसी वर्ग को। ईडब्ल्यूएस जितने पर थी यानी कि उनके पास 10% का आरक्षण था और उनको 10% ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी या उसे कोई घटाया नहीं गया है। तो ये है आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी। जिनके पास पहले आरक्षण की कितने परसेंटेज थे और अभी आरक्षण की कितने परसेंटेज है वो मैंने आपको क्लियरली बताया। इसमें ये सारी चीजें अब ये बताती हैं कि इन सारे परसेंटेज जो आपका आरक्षण दिया गया है, इस आरक्षण का हमारा जो जॉब है उस पर इसका कनेक्शन क्या होता है, क्या असर पड़ता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको और भी डिटेल्स में देंगे। जी हाँ, झारखंड की अगर बात की जाए तो 1932 का खाद्यान्न आज से नहीं बल्कि बाबूलाल मरंडी जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से इस पूरी मांग की कवायद चल रही थी। और साथ साथ आपको ये समझना होगा कि क्या हेमंत सोरेन ने एक झटके में पूरी बीजेपी और दूसरी पार्टियों को धराशायी कर दिया, क्योंकि राजनीति में हर मुद्दा कब सामने आ जाएगा और सर चढ़ के बोलेगा ये बोलना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन पहले तक ही जेएमएम बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने क्या 1932 का खाद्यान्न को लागू करके सारी की सारी वोट बैंक की जो कवायद होती है क्या अपनी ओर मोड़ लिया है, या फिर इस पूरे खेल में खुद हेमंत सोरेन अब फंस जाएंगे। हम इसी चीज को आज आपको बताएंगे। आपको ये समझना होगा कि क्या इतना आसान होगा 77% रिजर्वेशन कर देना, और क्या बीजेपी चुपचाप इसे देखेगी। आपको ये भी समझना होगा कि जो रिजर्वेशन करने की बातचीत की गई है इसके लिए पार्लियामेंट से बिल पास करवाना जरूरी होता है। हेमंत सोरेन ने अपनी ओर से झारखंड की जनता को बता दिया कि वो अब ओबीसी के आरक्षण में बढ़ोतरी कर रहे हैं और उसे 77% कर दिए हैं। ये कोई नया प्रयोग नहीं है। तमिलनाडु में 69%, कर्नाटक में 73% पहले से हो चुका है। लेकिन इस सबके बीच में ये सोचना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसी प्रकार की कवायद को पहले लाल झंडी दिखा चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है। ऐसे में ये मामला कोर्ट चला जाएगा। अब इस स्थिति को समझिए थोड़ा। एक ओर से जेएमएम, कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियों ने मिलकर इस दांव को चला जिससे झारखंड के जनता को ये विश्वास हो जाए कि 1932 का खाद्यान्न हमें मिलेगा। 1932 का खाद्यान्न के साथ साथ 77% का रिजर्वेशन भी हो जाएगा। याद कीजिए इंदिरा गांधी जी के उस दौर को जिसमें रिजर्वेशन बढ़ाने की जब बातचीत हुई थी तो इस मामले पर पार्लियामेंट के साथ लड़ाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का फरमान जारी कर दिया। जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिव्यू कर सकती है जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया बल्कि पार्लियामेंट ने बनाया है। लेकिन हाल के दिनों में ये देखने में आ रहा है कि पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया कि अगर किसी चीज को पारित करने के बाद शेड्यूल 9 में रख दिया जाए तो ऐसे में जरूरत महसूस नहीं होगी कि अब इसे किसी भी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू करवाया जाए। जाहिर सी चीज है कि इस सबके साथ साथ अब राजनीति चरम पर हो जाएगी। क्या बीजेपी और केंद्र सरकार आसानी से 77% वाले मामले को क्या कर लेगी? ये सोचने वाली बात होगी,
केंद्र में बीजेपी है और इंदिरा गांधी का जब हम जिक्र कर रहे थे तो उन राज्यों में भी इंदिरा गांधी और उनकी ही मिलीजुली सरकार हुआ करती थी, कर्नाटक और तमिलनाडु में जब ये मामला आया था। लेकिन इस वक्त कोई दूसरा ही मामला है, केंद्र में दूसरी पार्टी है, राज्यों में कोई और पार्टी है। क्या ऐसे में केंद्र सरकार राज्य के पूरी इस स्थिति को डिट्टो करना चाहेगी? और अगर नहीं करती है तो फिर झारखंड में क्या आदिवासी वोट बैंक से अपना हाथ धो सकती है बीजेपी? और क्या 77% रिजर्वेशन के मामले को अगर पार्लियामेंट 9th शेड्यूल में नहीं डालती है तो क्या ऐसे में जो ओबीसी वोटर है यहाँ पर, खास करके महतो और अन्य कुर्मी जाति के वोटर, क्या वो नाराज नहीं हो जाएंगे बीजेपी से? अब आप इस गणित को भी समझ लीजिए। बहुत अच्छाई के साथ में और बहुत बेहतर तरीके से हेमंत सोरेन ने इसे लागू कर दिया, लेकिन अभी आपको एक और खेल देखना बाकी है जिसमें महतो और कुर्मी को एसटी में भी डाला जाएगा। राजनीति है, राजनीति में किसी भी मुद्दे को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है ताकि समय पड़ने पर इसे वापस निकाल लिया जाए। और इन दिनों झारखंड की राजधानी जो पूरी राजनीति को देखेंगे तो यही चीजें नजर आ रही है। क्या हेमंत सोरेन ने इस पूरी स्थिति से कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया या फिर बीजेपी को? ये भी सोचने वाली बात होगी। जिस वोटर को इससे नुकसान होगा 1932 के खातियान से, क्या वो लोग सिर्फ बीजेपी के मतदाता हैं या फिर कांग्रेस के भी हैं? और ऐसे में मिलीजुली सरकार में कांग्रेस के जो एमएलए जीत करके आए हैं उनके जिस क्षेत्र में जनाधार होगा वो अब वहाँ क्या जवाब देंगे, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। लेकिन 1932 के खातियान को भी समझ लीजिए। 1932 का सेटलमेंट सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1932 के सेटलमेंट सर्वे में उन लोगों का नाम ब्रिटिश काल में चढ़ा दिया गया था जो झारखंड के मूलवासी और निवासी थे। ये बहुप्रतीक्षित मांग है जिसमें यहाँ के लोगों ने डिमांड किया है कि उन्हें 1932 का खातियान को लागू किया जाए। हालांकि आपने सोनी कुमारी मामले में एक इसी प्रकार की दिक्कत को देखा था और स्थानीयता वाली परिभाषा को लेकर के रमेश हांसदा के मामले से भी आप अछूता नहीं है। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर दोनों मामले में हम कोर्ट से हार ही गए हैं तो क्या ऐसे में एक नया मामला को सामने लाना चाहिए जिसमें 1932 का खातियान इंपोर्टेंट हो जाता है और इसके साथ जो 77% का रिजर्वेशन भी। यानी कि दो स्थिति से हेमंत सोरेन ने बाजी को पलटा है और बहुत बड़ी संख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन अब गौर करने वाली बात स्टूडेंट के लिए क्या है? ये जरूरी हो जाता है कि नौकरी किसे मिलेगी। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कानून क्या बनाते हैं, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कानून क्या लागू होता है। सोनी कुमारी के मामले में पूर्व की सरकार रघुवर दास के समय में जो कुछ भी किया उससे 6 वर्ष बच्चों का चला गया। हेमंत सोरेन जी के भी आने के बाद से जैसी स्थानीयता को परिभाषित किया गया उसमें देखते देखते 2-3 साल निकल गया है। अब एक नई स्थिति को समझिए। अब वैकेंसी का सिलसिला शुरू हुआ है। 50,000 टीचर की बहाली, 26,000 टीजीटी की बहाली, ऊपर से कई जेएसएससी की बहाली पाइपलाइन में है। लेकिन क्या ये सब कुछ पे ग्रहण लग जाएगा? और क्या स्थानीयता के सर्टिफिकेट जिनके पास है क्या वो सब कोई भी 1932 के खातियान में बाहर हो जाएंगे? ऐसे में अब ये जो स्टूडेंट सरकार के अगेंस्ट में प्रदर्शन करते हैं क्या वो प्रदर्शन में एकजुटता रह पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोर्ट में मामला चला जाता है तो फिर से क्या नौकरी मिल पाएगी? ऐसे ही 2 साल बच्चों के 2 से 2.5 साल निकल गए हैं। यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव और उसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। सरकार पुरजोर कोशिश करेगी कि अब से जो माहौल बनेगा इसमें वोट बैंक की राजनीति भी शुरू हो जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि लोग समझे कि सरकार आपके साथ खड़ी है और वो सब कोई को सब कुछ देना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह भी समझना पड़ेगा कि सरकार कितना देना चाहती है। अभी इतना लेट से इसे क्यों लागू किया गया और ये लागू इस वक्त में क्यों किया गया जब नौकरी के कई चरण की शुरुआत हो रही है? क्या पीजीटी टीजीटी वैकेंसी भी अधर में लटकेगी? क्या जेएसएससी सीजीएल में और भी ज्यादा देरी हो जाएगा? जेएसएससी के 13-14 परीक्षा है, इस परीक्षा का क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 1932 के खातियान को लागू करना ही था तो पहले दिन से क्यों नहीं किया? बाबूलाल मरंडी ने कोशिश जरूर किया था, उसके बाद वो बैकफुट पर आ गए थे।
यहाँ पर कांग्रेस कब तक सरकार के साथ खड़ी रहती है, वोट बैंक का क्या होगा, बीजेपी क्या इस पूरी स्थिति को पार्लियामेंट से पास करवा करके 9th शेड्यूल में डाल पाएगी, ये भी देखना पड़ेगा। हालांकि झारखंड में बहुत से कानून पहले से अच्छे कानून बने हुए हैं, जैसे सीएनटी एक्ट 1908 का या फिर जो एसपीटी एक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए था नौकरी नहीं मिल पाया। जरूर से वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो रहा है। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ ये अनाउंसमेंट वाली कहानी झारखंड में कब तक चलेगी। युवा अब माया और मोह दोनों को छोड़ने लगे हैं। उन्हें अब ये लगता है कि झारखंड में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाना चाहिए। 1932 का खातियान जेएमएम के लिस्ट में है, मैनिफेस्टो में है, इसलिए उन्होंने तो लागू कर दिया, लेकिन अन्य पार्टी इस पर क्या कदम रखती है और इससे आरजू के वोट बैंक पर भी खासा असर पड़ जाएगा। अब क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार कल ही एक जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, कई अलग अलग कुर्मी जाति से लोगों को उन्होंने एसटी में डाला है। क्या आने वाले समय में महतो को भी एसटी में डाल दिया जाएगा, और जब डाल दिया जाएगा तो क्या महतो इसका विरोध करेंगे झारखंड में कि हमको एसटी मत बनाओ, हम एसटी में नहीं रहना चाहते हैं। ये सारी गणित को समझना होगा आपको कि नौकरी सरकार देना चाहती है या देने के बाद वापस लेना चाहती है। झारखंड में 2000 ईस्वी के बाद जितनी वैकेंसी आई, कहीं पर घोटाला की भेंट चढ़ गया तो कहीं पर कानून के शिकंजे में फंस गया। फिर से एक संवैधानिक पीठ बनेगा, हाई कोर्ट इस पर निर्णय देगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सब कुछ देखते देखते 2024 और 25 का चुनाव आ जाएगा। फिर से नई योजना बनेगी, आपका विश्वास दूसरी सरकार के साथ जुटेगा और ये युवाओं की तकलीफ ऐसे ही रह जाती है। चलिए ये उम्मीद किया जाए कि 1932 ही सही और 77% रिजर्वेशन ही सही, लेकिन सबके साथ सरकार नौकरी तो देगी। और देखना होगा कि सरकार इस नियम के साथ नौकरी कितना जल्दी दे देती है। अगर रिजर्वेशन को 77 के जगह 87% भी कर दिया जाए, लेकिन नौकरी अगर सरकार देती है तो हमें नहीं लगता है कि युवा इसका विरोध करेंगे। 1932 का खातियान के स्थान पर प्रिमिटिव जनजाति के लिए कई कानून पहले से था जिन्हें नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई है। अगर उन्हें नौकरी मिल जाती है तो हमें लगता है कि ये सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे साथ आप बने रहिएगा। इसी प्रकार का अगला विश्लेषण झारखंड की तमाम राजनीतिक घटनाक्रम और खासकर इसका असर युवाओं पर क्या पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।